हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे कि ईस्टर्न पर्सनालिटी थ्योरी की। ईस्टर्न पर्सनालिटी थ्योरी कुछ पूर्वी व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में। अभी तक हमने जितने भी पर्सनालिटी थ्योरी को देखा है उन सब में यूरोप की कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ और अनेक ऐसे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनमें जो डेवलप हुई है थ्योरी उनके बारे में बात की है। तो हमने वेस्टर्न पर्सनालिटी थ्योरी देखा है। अब हम बात करेंगे कि जो ईस्टर्न पर्सनालिटी थ्योरी है जिसमें हम अक्सर बात करते हैं कि जो हमारे इंडिया में, चाइना में, जापान जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो थ्योरी डेवलप हुई है उनके बारे में। जो इंडियन साइकोलॉजी है, इंडियन साइकोलॉजी में जो ह्यूमन की पर्सनालिटी की थ्योरी दी गई थी उसका डेवलपमेंट है वो उपनिषद से, सांख्य फिलोसफी से और योग के तंत्रों के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे व्यक्ति जो है अपने जीवात्मा है उसके अंदर उसका जो कॉन्सेप्ट। बात करेंगे सबसे पहले कि एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनालिटी इन उपनिषद। उपनिषद में व्यक्तित्व के बारे में क्या बताया गया है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनालिटी इन उपनिषद। पर्सनैलिटी थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो वो वैदिक साहित्य में मिलती है। जहाँ कोई व्यक्ति है उसकी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, जहाँ उसका मन जो है उसके जो माइंड है वो उसके ब्रेन में और हार्ट दोनों को शामिल किया जाता है। उसका माइंड और हार्ट दोनों को शामिल करके स्टडी की जाती है। पर्सनैलिटी में कुछ अलग से एस्पेक्ट होते हैं, जैसे इंडिविजुअल का सेल्फ है, उसकी जो आत्मा है, इंडिविजुअल का लाइफ फोर्स है, जो प्राण है, उनको भी शामिल किया जाता है। ऐसे ही कुछ इसमें वैदिक हाइमन्स बताए जाते हैं। ये इसमें जो फिलोसफिकल लैंग्वेज होती है, सेल्फ को जिसे ब्राह्मण बोलते हैं हम, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। भोजन के बारे में बताया गया है कि एक जीवन के लिए, उसके सेल्फ के लिए और पर्सनालिटी के सबका इसे सार बताया गया है। उपनिषद के अनुसार बताया गया है कि आत्मा का कोई एक खास करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। ये आवाज़ से, उसके टच से, उसके स्मेल से, उसके कलर से, इन सब से दूर होता है। इसलिए इसका जो है वो हम सेंस ऑर्गन द्वारा इसे परसीव नहीं कर सकते और साथ ही इसका जो हम परसेप्शन करते हैं वो मानस जो आंतरिक अंग होते हैं हमारे उनसे भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें खुशी का, दर्द का जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आत्मा जो है वो एक अल्टीमेट रियलिटी होती है जो समय से, किसी भी स्थान से या फिर लाइफ डेथ का जो भी बंधन होता है उससे मुक्त होता है। परंतु आत्मा का जो हम फील करते हैं या चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके थ्रू हम उसको समझ सकते हैं। उपनिषद में हम बात करते हैं जब पर्सनालिटी की, तो वो जीव आत्मा के बारे में बताया गया है कि पर्सनालिटी जो है वो जीव की आत्मा है। पर्सनालिटी की स्ट्रक्चर के इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट बताया कि उसकी जो एक सेंटर पॉइंट होता है उसके चारों तरफ एक लेयर होती है, शीत होती है, जिसे हम पुरुष कहते हैं। और जो पुरुष होता है इसके काफ़ी सक्सीडिंग स्टेजेस के लिए इसे उत्तरदायित्व बताया गया है कि ये इन सबको सबके प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए जिम्मेवार होता है। तो जो ये पुरुष है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, इसके कुछ कोश बताए गए हैं। तो उपनिषद में जो उसके कोश बताए गए हैं जीव के, तो वो पुरुष के जो 5 कोश हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्या होता है कि एक फिजिकल बॉडी होती है। फिजिकल बॉडी और जो सेंस ऑर्गन है उनको शामिल किया जाता है इसमें। सेल्फ को उसके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है या जो बायो फिजिकल सीट होता है
और जो अन्य कुछ उसकी छोटी छोटी लेयर्स होती हैं उनके लिए एक छोटे से पर्दे के रूप में काम करता है। इसमें जैसे ऑर्गन ऑफ एक्शंस की बात करते हैं कि स्पीच जो सिस्टम होता है हमारा, हाथ हैं, पैर हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जेनेटिव ऑर्गन्स हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि आँख, कान, नाक, मोर, जो हमारी स्किन है, उन सबको इसमें शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट सेकंड आता है हमारे पास प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में हम बात करते हैं कि जो कोई इंडिविजुअल है उसकी लाइफ को बनाए रखने के लिए 5 तरीके के वाइटल फोर्स होते हैं, जैसे एयर, फायर, वाटर, अर्थ और ईथर, ये सब शामिल किए जाते हैं। ये हमारे वाइटल सीट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मनोमय कोश। मनोमय कोश जो होता है, इसमें जो लेयर होती है उसके बाद आत्मा का जो थर्ड लेयर होती है, इसमें मेंटल सीट कहा जाता है। ये मानस जो होता है उसका एक मेन ऑर्गन होता है। इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, जब मतलब इसकी कोई शेप नहीं होती और ना इसका कोई एक स्थान होता है जहाँ पे ये हो। इससे जो एक्सपीरियंस को प्राप्त करने वाला और उसे रिकॉर्ड करने वाले के रूप में काम करता है। जैसे इच्छा शक्ति द्वारा कोई भी स्वार्थ सिद्ध करने वाला कार्य किया जाता है, जिसमें अहंकार की भावना आ जाती है। अहंकार मतलब मैं की भावना आ जाती है, वो करने वाला काम इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विज्ञानमय कोश। इसमें सेल्फ का ये एक इंटेलेक्चुअल सीट होती है। इसमें बुद्धि से रिलेटेड चीज की जाती है। इसके द्वारा हम किसी चीज में क्या रिलेशन है, कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उसके बारे में बात की जाती है। मानस में इंटेलिजेंस का और जो हम अहंकार की बात करते हैं, ईगो सेंस है, तो उनकी उस पर्सनालिटी के ये 3 मेंटल एलिमेंट्स बताए गए हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं आनंदमय कोश की। ये जो है आत्मा या जीवात्मा का जो आनंद में या जो सुख जिसे हम प्लेजर फील करते हैं, वो वाली शीत पाई जाती है और ये पर्सनालिटी की लास्ट लेयर होती है। ये इसके हिंदी में नाम भी ऐसे ही रहते हैं और इंग्लिश में भी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंग्लिश नाम है, हिंदी में भी सेम है। तो उपनिषद थिंकर ने इसके बारे में बताया और फिर उसने कुछ 4 स्टेजेस, जो थिंकर्स हैं उन्होंने कॉन्शियसनेस की 4 स्टेज बताई कि कौन कौन से स्टेज में व्यक्ति क्या क्या सोचता है। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं स्टेजेस की। सबसे पहले आती है वेकिंग स्टेज, मतलब जागृत अवस्था। ये जो स्टेज होती है, इसमें जो कॉन्शियसनेस है वो बाहर की वस्तु की पहचान करने के लिए की जाती है। इसमें हमारे सेंस ऑर्गन को, हमारे मन में जो कार्य हो रहा है और जो हमारे बाहर चल रहा है, उनके बारे में व्यक्ति एक्टिव होता है। और मानस, ये जो हमारा मन है वो, और जो एक्सटर्नल हमारे सेंस ऑर्गन द्वारा हम जो बाहर वाले स्टिमुलस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी लेते हैं उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्रीम स्टेज। ड्रीम स्टेज ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें कोई इंडिविजुअल है, उसमें कुछ इंटरनल जो हमारी वस्तुएं होती है इनकी ज्ञान होती है और मन के द्वारा हम जो डायरेक्ट कॉग्निशन होता है उस पर फोकस किया जाता है, क्योंकि हम सो रहे होते हैं, ड्रीम की अवस्था में हैं। इस स्टेज में हम ये देखते हैं कि जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो बाहर की दुनिया की जो इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें रिसीव नहीं कर पाती। फिर भी हमारा जो मन है वो एक्टिव रहता है और जो हम वेकिंग स्टेज में जो एक्सपीरियंस रिसीव करते हैं, उन पर जो कार्य करते हैं वो वाले कार्य करने की कोशिश करता है। और इस स्टेज में व्यक्ति कॉन्शियसली मतलब कुछ सोया हुआ होता है और कुछ जगा हुआ होता है। तो ये जो इस प्रकार की जो स्टेज है ये अन्नमय कोश से मतलब इंडिपेंडेंट होती है और जो आंतरिक वस्तुओं को सूक्ष्म रूप से जानने की कोशिश करती हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास, थर्ड स्टेज आती है डीप ड्रीम की। डीप ड्रीम, डीप ड्रीम क्या होता है कि गहरी नींद की अवस्था। इस स्टेज में जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो इनर सेल्फ और यूनिवर्सल सेल्फ दोनों से ही मिल जाते हैं। जो सेंस ऑर्गन जो हमारे एक्टिव नहीं रहते हैं और सेल्फ अपनी जो पावर से परसेप्शन कर पाता है, और इसमें ब्लिस की अवस्था होती है। इसमें ना तो कोई इच्छा होती है और न ही कोई ड्युअलिटी होती है। यह स्टेज ऐसी होती है कि जिसमें व्यक्ति मतलब अपने सरफेस लेवल पे कॉन्शियस को बिना किसी कॉन्शियसनेस के ही जानता है। इस अवस्था में हम बात करते तो पुरुष जो है वो प्राणमय और जो मनोमय लेवल है उनसे स्वतंत्रित होता है, अलग होता है बिल्कुल, और अपनी जो ओरिजिनल स्टेट होती है परमानंद की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट स्टेज, तुरिया अवस्था। तुरिया स्टेज, तुरिया स्टेज की बात करते हैं तो ये टोटली एक ऐसी स्टेज होती है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, अनचेंज स्टेज होती है। सचमुच में मतलब ऐसा होता है कि अनस्टेज होती है और उसमें एक कंटिन्यूस जिसमें हम पहचान करते हैं किसी चीज़ की वो अवस्था होती है, और सभी तरह के जो चेंजमेंट चलते रहते हैं वो इसी में आते हैं। और इसमें ना ही तो कोई चीज़ स्टार्ट होती है और ना ही किसी चीज़ का एंडिंग होती है। इसमें सेल्फ रियलाइजेशन की बात होती है कि आत्म की अनुभूति करने के लिए ऐसे स्टेज में व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है, सभी तरह की जो लिमिटेशंस हैं, हमारी विश हैं, उनसे दूर हो जाती है। और व्यक्ति जो है सभी तरीके के एविल से होते हैं, मतलब जो भी बुराइयां हैं उनसे अलग हो जाता है, दूर हो जाता है, स्वतंत्रित रहता है। और इस ऐसे जीवात्मा को आत्मा कहा जाता है।